अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं चिन्मयी लिंगा प्रज्ञता फाउंडेशन की ओर से आप सभी का इस इवेंट में स्वागत करती हूँ। प्रज्ञता फाउंडेशन शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं अन्य क्षेत्रों में काम करता है। गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए फाउंडेशन ने महिपालपुर, रंगपुरी व गुरुग्राम में केंद्र बना रखा है। लेकिन कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान जब दिल्ली एनसीआर के हजारों प्रवासी कामगार परेशान थे, तो उन्होंने इन लोगों की मदद करने का भी संकल्प किया। कोरोना संक्रमण के कारण तनाव, चिंता व घबराहट जैसी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे लोगों को जागरूक व शिक्षित करने के लिए प्रज्ञता फाउंडेशन द्वारा से येस टू हेल्दी माइंड अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत हम काउंसलिंग और वेबिनार्स वगैरह कर रहे हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक बहुत ही कॉमन है। ये एक ऐसा मानसिक विकार है जो शायद हम सब डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं, बट कहीं ना कहीं या फिर तो हम उसे समझ नहीं पाते, या फिर हम उसे समझना नहीं चाहते, या फिर हम उसे इग्नोर कर देते हैं। तो ये जो टॉपिक है, दिस टॉपिक इज अबाउट एंजाइटी, and today we have with us Dr. Sandeep, who is a clinical psychologist, cognitive hypnotic coach and psychotherapist. He also deals in past life regression therapy, helps to discover patterns of feelings, thinking and behavior which underline any symptoms. Either it can be psychological or physiological. Once these patterns are revealed, clients have the opportunity to create new choices for the future, bringing about lasting change and the capacity to face life challenges in a more resourceful way. He also conducts social welfare program on psychoeducation, educating science of living consciously through meditation and lifestyle changes. So a very warm welcome to you, Dr. Sandeep. Thank you, Chinmay ji. सो डॉक्टर संदीप, सबसे पहला सवाल हम ये पूछना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है ये जो एंजाइटी है ये इतनी क्यों बढ़ती जा रही है, और ये बेचैनी, घबराहट एक्चुअली जो क्लिनिकल एंजाइटी है और जो नॉर्मल हम डे टू डे लाइफ में जो फेस करते हैं, ये इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है? Okay, first of all, thank you चिन्मय जी for the beautiful introduction. और प्रज्ञता फाउंडेशन को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जो तहे दिल से इस मोमेंट में अभी भी इस पैंडेमिक के अंदर जो दिल से कार्य कर रही है। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारा जो प्रोग्राम है से येस टू हेल्दी माइंड, ये इससे भी पहले हमने इनिशिएटिव कर दिया था, लगभग 2-2.5 साल हो चुके हैं। और मेंटल हेल्थ के ऊपर पूरे दिल से हम काम कर रहे हैं ताकि लोगों के जीवन के अंदर किस तरह से वो ईजनेस के साथ में, हैप्पीली और पॉजिटिविटी के साथ में आसानी से अपने जीवन को एक सही ढंग से जी सके। तो थैंक यू एवरीवन हूसोएवर इज जॉइनिंग राइट नाउ। तो जैसे कि आपने पूछा कि यह एंजाइटी क्या है और ये अभी क्यों बढ़ती जा रही है। पहली चीज तो जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ह्यूमन बीइंग है इसके अंदर कुछ विशेषता है। हमारा जो मिड ब्रेन और जो हमारा फ्रंटल पार्ट है जो ब्रेन का, जो फ्रंटल पार्ट है ये हमारे फिल्टर का काम करता है, हमारे कॉग्निशन का काम करता है। जो मिड ब्रेन है ये हमारे इमोशंस का काम करता है। तो फिजियोलॉजिकली देखा जाए तो इन दोनों के अंदर इम्बैलेंस आ जाता है जिस वजह से व्यक्ति परेशान होता है। एंजाइटी को ऐसे समझिए कि जो हमारे पास में सबसे ब्यूटीफुल गिफ्ट मिला हुआ है थिंकिंग का, जो हमारे पास में इतना एक काबिलियत है जो प्रकृति में किसी और जीव के पास में नहीं है, वहां से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। क्योंकि जहां पर जिस चीज का फायदा भी हो सकता है उसी से नुकसान भी हो सकता है। तो मनुष्य के रूप में हम जिस जीवन में जी रहे हैं यहाँ पर चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं। बच्चों के अंदर चाहे पढ़ाई की है, अडल्ट के अंदर चाहे जॉब को लेकर है, रिलेशनशिप को लेकर है, हेल्थ को लेकर है, या जैसे अभी आपने मुझे पूछा कि अभी आजकल इतना क्यों बढ़ता जा रहा है। अभी जैसे पैंडेमिक है तो इसके अंदर भी हमारी जो एक फियर होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है मनुष्य के अंदर, मगर यही फियर जो कहते हैं चिंतन चिंतन से जब वो चिंता के लेवल पर चली जाती है, जब वो ओवर वरिंग हो जाती है, ओवर थिंकिंग हो जाती है, वो फिर एक एंजाइटी का फॉर्म ले लेती है। आजकल हो भी यही रहा है कि बहुत ज्यादा व्यक्ति जिस फियर में जी रहा है वो उसके अंदर एक ऐसा बदलाव पैदा कर रहा है जिससे उसकी बॉडी अफेक्ट हो रही है, मन अफेक्ट हो रहा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो एक बेस्ट हो सकती थी, मगर इसी ओवर थिंकिंग, ओवर वरिंग की वजह से, जिसको हम बेचैनी कह सकते हैं, जो
डर के ऊपर रहती है, उससे हो रहा है। एक छोटी सी लाइन से मैं आपको बताना चाहूंगा। लाओ त्सु एक बहुत ही फिलोसफर हुए, संत हुए चाइना के अंदर। उनकी एक बहुत ही प्यारी सी कोटेशन थी, इफ यू आर लिविंग इन द पास्ट यू आर डिप्रेस्ड, इफ यू आर लिविंग इन द फ्यूचर यू आर एंग्शियस, एंड इफ यू आर लिविंग हियर एंड नाउ यू आर इन द हेवन। तो हमारा क्या हो रहा है, जो मन है, हम भविष्य के अंदर जहाँ पे कुछ, फ्यूचर इज अनप्रिडिक्टेबल एज वी नो, बट हमारा माइंड कहीं ना कहीं उस फियर बेस्ड प्रिंसिपल से, कहीं कुछ हो ना जाए हमारे या नियर और डियर वन के अंदर, या फ्यूचर के अंदर कुछ पेन सफरिंग को ना करना पड़ जाए, या पास्ट को नेगेटिव एक्सपीरियंस से फियर प्रिंसिपल बन चुका है, तो उसको लेकर अभी वर्तमान में नहीं रह रहा। इस वजह से एंजाइटी आज के समय में इतनी बढ़ती जा रही है। हम टीवी में देखते हैं, वहां पे भी क्या आ रहा है, बहुत ज्यादा एंजाइटी की जो न्यूज आ रही है, बंदा जो नॉर्मल भी है वो भी डरने लग जाएगा। और आजकल तो कहा जाता है कि एक बेस्ट, एक एस्ट्रोलॉजर ने कह रखा है कि अगर आप कुछ दिन तक टीवी की स्क्रीन को बैक साइड में करोगे तो आपकी लाइफ अच्छे से बीतेगी। सो आगे हम बढ़ाते हैं। यस जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर संदीप जी। इसके आगे मीन्स ये तो आपने बताया कि किस तरीके से हम ये जान सकते हैं कि हाँ हमें एंजाइटी हो रहा है, एक घबराहट हो रहा है और हमें प्रेजेंट में रहना है, बट सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? मतलब अगर मैं डे टू डे लाइफ में जाऊं, मुझे कोई छोटी सी चीज को लेकर अगर मुझे घबराहट होने लग रही है और वो घबराहट प्रैक्टिस बन रही है मेरी, मतलब कोई छोटी सी चीज हो रही है, चाहे वो कोई बड़ी सी चीज हो, पर मुझे बेचैनी और घबराहट हो रही है ना, तो वो डे टू डे लाइफ में उसको मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं, उसके सिम्टम्स क्या है, और मैं कैसे उसको डिफरेंशिएट करूं कि वो एक्साइटमेंट नहीं है, वो एंजाइटी है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्साइटमेंट एंड एब्सोल्युटली। एंजाइटी। तो आई डोंट थिंक कि हम में से, मतलब आई थिंक 99% ऑफ पीपल थिंक कि एक्साइटमेंट एंजाइटी एक्साइटमेंट है, but clinically it's a mental disorder. So how do we, what are the symptoms, how do we identify it? ओके, थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल क्वेश्चन। है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम सभी को समझने की आवश्यकता है आज के समय के अंदर। ये अभी जिसकी मैं बात कर रहा था वो एक जनरल बेचैनी की बात कर रहा था, मगर अभी हम क्लिनिकल एंजाइटी के रूप में अगर हमसे देखा जाए तो इसके अंदर क्या क्या वो परिवर्तन आते हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से हम ये समझ पाए या असेस कर पाए कि अभी प्रॉब्लम ऐसी है कि जिसके ऊपर ध्यान देना आवश्यक है, बिल्कुल जरूरी है। तो इसमें दो तरह के सिम्टम्स होते हैं, वन इज द फिजियोलॉजिकल एंड अनदर वन इज द साइकोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स की अगर बात की जाए, ऊपर से ही बात करते हैं सबसे पहले। इफ अ पर्सन इज, हेडेक हो सकता है उसके सिर के अंदर, जैसे कई लोग कहते हैं कि महीने के अंदर 2-3 दिन के अंदर जब बहुत ज्यादा तनाव हो जाता है सिर दर्द बहुत ज्यादा होने लग जाता है, नोजिया हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, इवन जो घबराहट है, बेचैनी है, वो दिल के अंदर जो पल्स रेट है वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, और जो सांस लेने के अंदर भी कई बार वो बेचैनी इतनी बढ़ जाती है कि चोकिंग जैसा फील होता है, जैसे मरने जैसा हो रखा है, कभी भी रुक जाएगा। पेट के अंदर जाएंगे तो पेट के अंदर हम देखते हैं कि एक अजीब सा बैड सा फील होता है, दैट इज नॉट अ गुड टेस्ट। हम समझ जाते हैं कि अंदर से अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है। बच्चों के अंदर आपने देखा होगा कि कई बार तो वो पेट दर्द का भी कह देते हैं, पेट भी दर्द हो रहा है एग्जामिनेशन के टाइम जब एंग्जाइटी हो जाती है। और जाए तो कई बार बच्चे बार बार, हम सभी ने देखा है कि बच्चे बार बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के लिए जाते हैं। शरीर के अंदर देखा जाए तो एक रेस्टलेसनेस ही होता है कि शरीर के अंदर वो रेस्टलेसनेस की एनर्जी, हम स्थिर नहीं हो सकती, बॉडी डिस्कम्फर्ट में रहती है। इसी तरह से अगर मन के स्तर पर देखा जाए, विचारों के स्तर पर साइकोलॉजिकल देखा जाए, तो आपके जब बॉडी के अंदर डिस्कम्फर्ट हो रहा है, साथ ही साथ में आपकी कंसंट्रेशन अफेक्ट हो जाती है। अगर कंसंट्रेशन अफेक्ट हो रही है, आप अपने काम को अच्छे से नहीं कर पा रहे, तो फिर बेचैनी हो जाती है। साथ ही साथ मन के अंदर वो वरिंग थॉट्स, इरेशनल थॉट्स है, कहीं ना कहीं एक बार बार एक विशियस सर्कल बन जाता है, जो कि आपकी थिंकिंग के अंदर आप जितना उसे लड़ने की कोशिश कर रहे हो उतना वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो कोई भी इरेशनल थॉट्स हो सकते हैं, थिंकिंग के बिलीव्स हो सकते हैं हमारे, जिस वजह से वो हो रही है। तो माइंड के स्तर के ऊपर आपका ये लगा लीजिए कि आपका जो एक नॉर्मल थिंकिंग प्रोसेस है, जैसे ब्रेन जो फिल्टर करता है कि ये रियलिटी है, इसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत देखिए। एंजाइटी कैन बी अ पॉजिटिव इन अ पॉजिटिव सेंस, क्योंकि विदाउट एंजाइटी नहीं होगी तो हम थोड़ा एंशियसनेस नहीं होएगा तो बच्चे पेपर की तैयारी नहीं करेंगे, हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे, प्रोटेक्शन नहीं होगी।
मगर यही जो एक बारडो है, उसको लेवल को जब क्रॉस कर जाती है, जहां पे आपके खुद का कंट्रोल नहीं रहता मस्तिष्क का, वो फिर परेशानी का बन जाता है। मैं एक उदाहरण देके आपको बताता हूँ। अभी कोविड चल रहा है, यस। तो कोविड से हम इतने इनसिक्योर हो रखे हैं कि हमारे नियर और डियर वन को ना हो जाए, फैमिली को ना हो जाए। मैं कोविड पेशेंट्स को जब ट्रीट करता हूँ तो वहां पे बैठे हैं, उनके सिम्टम्स कंट्रोल में, मगर उनके मन के अंदर ये रहता है, मदर को लेकर कंसर्न रहता है, अपने बच्चों को लेकर रहता है, अपने काम को लेकर रहता है। जो वो थॉट्स आते हैं वो इतने रिपीटेटिव, इतने कंटिन्यूसली आते हैं, जिसको हम नेगेटिव थॉट्स कहते हैं। वो उनका दिमाग कंट्रोल नहीं कर पाता, फिर एक विशियस सर्कल शुरू हो जाता है, माइंड से बॉडी, बॉडी से माइंड, और फिर वो चलता ही रहता है। और वो अगर 6 महीने तक चल जाता है, उसको हम एंजाइटी डिसऑर्डर्स के अंदर लेते हैं, राइट। ओके, सो अगर जो मुझे समझ में आया है उस हिसाब से तो ये है कि अगर हम एंशियस है, एंजाइटी है, पर वो पॉजिटिव रीजंस है, तो दैट इज समथिंग एक्साइटमेंट, एंड वो हम सबके लिए जरूरी है लाइफ में मोटिवेटिंग फोर्स एक्साइटेड है, रहना। राइट। राइट, बट अगर वही चीज हम वो नेगेटिव हो रही है, हमारे बॉडी को इफेक्ट कर रही है नेगेटिवली, दैट बिकम्स an anxiety which is causing some kind of restlessness in us, right? तो ऐसे तो मुझे लग रहा है जिस स्थिति में अभी हम सारे हैं, घर के अंदर बंद हैं, कहीं कोई जा नहीं सकता, आए दिन हमें कोई ना कोई बैड न्यूज सुनने को मिलता है, एंड स्पेशली ये लॉकडाउन का टाइम, तो आई थिंक एवरी मतलब एक दो लोग तो हर परिवार में होंगे जिनको ये प्रॉब्लम हो रही होगी, बट कहीं ना कहीं शायद समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे एंजाइटी हो रहा है, और ना ही हम उसका कोई सोल्यूशन कर पा रहे हैं। तो क्योंकि आपने हमें बताया कि एंजाइटी क्या होता है, उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, कि किस तरीके से हेडेक होता है, यू विल हैव सम रेस्टलेस इन योर चेस्ट, स्टमक, बॉडी टाइप को लेके आपने बताया, तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एंजाइटी? कैन यू लेट अस नो प्लीज? श्योर 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 श्योर। तो जैसे इसके अंदर हम 2-3 पहलुओं को समझेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार क्या होता है, एक जनरलाइज्ड एंजाइटी बन जाती है। जनरलाइज्ड का मतलब होता है कि नहीं, हर बात के ऊपर, छोटी छोटी चीजों के ऊपर आप चिंतित होने लग जाते हैं। आप ऑफिस से अगर हस्बैंड लेट आ रहा है, वहां पे भी एंजाइटी हो सकती है, और अगर फोन भी नहीं उठा पा रहे तो उसकी भी चिंता हो जाती है कि कहीं कोई सही, प्रॉब्लम ना। ये तो नॉर्मल चीज है ना, ये नॉर्मल नहीं है? अगर हस्बैंड ऑफिस से नहीं आए तो अगर वाइफ फोन कर रही है तो डोंट यू थिंक दिस इज अ नॉर्मल थिंग? पर वहां पे अगर नॉर्मल चिंतन होना जरूरी है, ही शुड कॉल हिम, ही शुड आस्क हिम अगर चिंता हो रही है। बट वही चीज अगर इतनी बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, वो सिम्टम्स फील करने लग जाते हैं फैमिली हमारे के यहाँ अंदर। इंडिया में तो सर इसको केयर बोल देते हैं, आप इसको एंजाइटी बता रहे हैं, तो सर ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट करिए, क्योंकि आई थिंक फीमेल्स आर मोस्टली अफेक्टेड बिकॉज ऑफ एंजाइटी, या एंड यू आर ये अ सच है, क्लिनिकल बिल्कुल साइकोलॉजिस्ट, सच तो है। आपको ज्यादा पता होगा इस बारे में। तो फीमेल्स ज्यादा अफेक्टेड है इन सच केस। जिस चीज को आप बोल रहे हैं कि एक छोटी सी 2 एग्जांपल दिया, तो इसमें मतलब इसको तो इंडिया में तो केयर का नाम देते हैं, सो हाउ डू यू डिफाइन इट कि नहीं ये केयर, मतलब एक लिमिट क्रॉस करने के बाद ये केयर नहीं होता, दिस इज एंजाइटी, एंड बीइंग अ फीमेल वी शुड टेक केयर ऑफ दिस? तो जैसे मैं कंप्लीट करने ही वाला था कि यही टॉपिक के बारे में, कि कहाँ पे बार्ड को कहाँ पे डिफरेंशिएट करना रहता है। देखिए, फीमेल्स के अंदर एंजाइटी का पार्ट डबल रहता है, रिसर्चेस बताती हैं। आउट ऑफ 5%, 1% इज सफरिंग फ्रॉम क्लिनिकल एंजाइटी डिसऑर्डर्स। क्लिनिकल एंजाइटी डिसऑर्डर 5 तरह के होते हैं, वो अभी मैं बताने वाला हूँ। अभी जैसे कि क्या होता है कि एक नॉर्मल सहज चिंतन होता है, बच्चों को भी अपने पेपर की चिंता हो सकती है, वाइफ को भी अपने फैमिली की हो सकती है। मगर वहीं पे अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो फीमेल का ही आप ले लीजिए, अगर वो घर के अंदर कोई छोटी सी चिंता की बात हो गई, और वो इतनी ज्यादा होती है कि रात को सो भी नहीं पा रही है, उसकी नींद भी अफेक्ट हो रही है, उसकी एपिटाइट भी अफेक्ट हो रही है, और घबराहट भी हो रही है, जो जो मैंने सिम्टम्स आपको बताया, उसका मन भी परेशान रहता है, मन उदास सा हो जाता है, और शरीर के अंदर भी वो घुटन सी फील कर रही है, इवन बॉडी के अंदर रेस्टलेस फील होने लग गई है। फिर ऐसा जब प्रॉपर रेस्ट नहीं हो पाएगा तो वीकनेस भी होने लग गई है। और वो उन थॉट्स को कई बार मैं उनसे पूछता हूँ कि कितने समय तक रहता है। सर होता है 1-2 दिन तक, फिर ठीक हो जाता है। फिर मैंने कहा कि फिर उसके बाद क्या और चीजों की हो जाती है? हाँ, फिर किसी और बात की चिंता हो जाती है। अब बच्चों के पेपर की चिंता होगी कि
बच्चों का पेपर होने वाले हैं, उनकी हेल्थ की चिंता हो गई कि अभी उनके हेल्थ पे कुछ हो ना जाए। अभी ये भी जैसे एक चिंता है, अभी जैसे एक फीमेल का फोन आया हुआ था, वो कह रहे हैं कि उनके मदर बीमार है, मदर को लेकर वो इतने ओवर वरीड है। अभी के लिए जब हम पूछते हैं तो एक सिचुएशन के अंदर ट्रिगर होना बहुत सही है, मगर अभी मदर की तबीयत ठीक है, कहीं उनका कोविड ना हो जाए, ये इरेशनल जो फियर जुड़ जाता है, कुछ हो ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो जो इतनी ज्यादा जो चेन ऑफ थॉट्स बन जाती है, बिल्कुल एकदम से रिपीटेटिव एक साइकिल बन जाता है, वो व्यक्ति उन विचारों से जिनके अंदर अधिकतर समय परेशान रहता है, कंटिन्यूस रहता है। अपने लिए भी हो सकता है कि मुझे कुछ होना चाहे, एक हाइपोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर, मुझे ऐसे व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरे शरीर में कोई बीमारी ना हो जाए, टेस्ट करा लेते हैं, फिर भी उनका लॉजिक जो माइंड कॉग्निशन और फिल्टर नहीं कर पाता कि टेस्ट करा लिया ठीक है, मगर उसको लगता रहता है कि और बीमारी ना हो जाए। ऐसे ही रिलेशनशिप के अंदर अगर कोई व्यक्ति फैमिली के अंदर रहता है और वो विचार इतने ज्यादा घर कर गए हैं कि वो डर के अंदर जी रहा है, उसका जो सर्कमफ्रेंस है वो हर चीज को डर की दृष्टि से देख रहा है, घर की छोटी छोटी बातों से वो बेचैन हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, ये एक जनरलाइज्ड एंग्जाइटी हो जाती है। कई बार कुछ बच्चे एंग्शियस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी एक वर्ड निकल के आता है साइकोलॉजी के अंदर, वो हर चीज के लिए एंग्शियस हो जाते हैं। घर में गेस्ट आने वाले हैं, यू नो बेटर कि गेस्ट आने वाले, वी शुड, हमने काम करना है, तैयारी करना है ताकि हम अच्छे से उनको ध्यान दे सके, बट इस चीज को लेकर भी इतनी एंग्जाइटी हो जाना कि वो काम भी ना कर पाए। आप समझ पा रहे हैं ना? अब वो फिर एक लेवल से ज्यादा हो जाता है, फिर वहां पर जो सिम्टम्स आते हैं, जो स्ट्रेस की एनर्जी जो फील करता रहता है व्यक्ति, वही बॉडी के अंदर सप्रेस होने लग जाते हैं, और फिर वही लॉन्ग टाइम के अंदर और ज्यादा डिसीज या डिसऑर्डर्स के अंदर निकलते हैं। तो मानसिक समस्या ऐसी है, कई बार हमको लगता है कि इनको पता तो है, वाइफ भी कहती है कि मुझे पता तो, हस्बैंड भी कहते हैं कि यू आर केयरिंग, यू आर गुड, मुझे पता तो है, बट तुम इतनी ज्यादा मत क्या करो। बट वहां पे जब हर डे टू डे रूटीन लाइफ के अंदर जब इतनी ओवर वरिंग हो रही है, फिर वहां पे हमको सोचने का है कि कुछ ना कुछ जीवन के अंदर गड़बड़ है, जिसके लिए हमने एक प्रोफेशनल से मिलना चाहिए, ताकि हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन की तरफ ले जाया जा सके और ठीक किया जा सके। कुछ मेजर एंग्जाइटी डिसऑर्डर से मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे सबसे पहले जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर मैंने बताया, सेकंड है पैनिक डिसऑर्डर। डिसऑर्डर में क्या रहता है, अचानक से एकदम से ऐसा होता है व्यक्ति के अंदर, घबराहट का इतना स्पेल आता है कि उसकी चेस्ट, उसकी ब्रीदिंग ब्लॉक होने लग जाती है, हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, हाथों में पैरों में स्वेटिंग, पसीना तक भी आने लग जाता है, और वो इतना फ्रीक्वेंट रहता है कि उसको लगता है कि उसका सांस ना निकल जाए, पेट के अंदर भी अजीब सा होने लग जाता है। वो कुछ देर तक रहता है, और ऐसे ही एक एपिसोड्स उनको आते रहते हैं, इसको पैनिक डिसऑर्डर कह दिया। फिर फोबियास होते हैं, एक जनरल फोबिया जो कि बहुत ही कॉमन है, अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, सोशल फोबिया, लोगों के बीच में जाने का। अब लोगों के बीच में जाने का एक नॉर्मल सी बात है, अगर आपको पब्लिक के अंदर है, यू आर प्रेजेंटेशन करनी है, आपने कुछ और करना है, बट लोगों को फेस करने में लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो फोबिया, और उस भीड़ के अंदर जाके उनको जो सफोकेशन होती है, वो बहुत ही उनकी माइंड को, उनकी थिंकिंग को अफेक्ट करती है। अब उस व्यक्ति ने तैयारी किया, ऑफिस के अंदर लगा लीजिए, अब वो पब्लिक के सामने गया, एकदम से ब्लैंक आउट हो गया, और इतनी एंग्जाइटी होगी कि वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा। ये एक एंग्जाइटी का पार्ट हो गया। भीड़ के अंदर हो सकता है, अंधेरे का भी हो सकता है, कई लोग भीड़ में एक कमरे में बंद जगह में नहीं रह सकते, आपने बहुत जनरल चीजें हैं जो हम आसपास देखते रहते हैं। कई लोगों को हाइट का भी फोबिया हो जाता है, कई लोगों को किसी जानवर का, किसी चीज को देखकर वो फियर रियलिटी बेस्ड नहीं होता, वो इतना ज्यादा रहता है कि उनकी बॉडी कई बार फेंट भी हो जाती है, बेहोश तक भी हो जाता है, कई बार लगता है कि हार्ट अटैक ही आ गया। फिर ओके। अगला जो डिसऑर्डर है उसके अंदर हम बात करते हैं ओसीडी के ऊपर। ओसीडी के अंदर भी जो हमारे इरेशनल बिलीव्स या थिंकिंग है, वहां पे सफाई को लेकर हो सकता है, बार बार रिपीटेटिव सफाई। अब घर के अंदर गृहिणी है, वो सफाई करना पसंद करती है, स्वाभाविक सी बात है, इतना होना भी चाहिए कि हर चीज को सही जगह पे होना चाहिए। बट वही चीज अगर थोड़ा सा भी इधर से उधर हो जाए, शी बिकम सो मच एंग्स्टियस। और वो प्रॉब्लम कब बन जाती है, बच्चों के अंदर भी होता है, बड़ों के अंदर भी रहता है, अर्ली टीनेज से शुरू होता है, लेटर अडल्टहुड तक ये ओसीडी ज्यादा सिम्टम्स निकल के आते हैं। यहाँ पे किसी भी चीज को लेकर हो सकता है, सफाई को लेकर हो सकता है, या फिर कोई थॉट्स हो सकते हैं, काउंटिंग हो सकती है, रिलीजियस थॉट्स को लेकर भी डिजाइन हो जाते हैं, और वो थॉट्स बार बार रिपीटेटिवली एक साइकिल की तरह आते रहते हैं।
और वो गिल्ट की फीलिंग में भी ले जाते हैं, और वो एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है कि व्यक्ति का सारा अधिकतर समय, मोर देन हाफ ऑफ द डे, अपनी इस प्रॉब्लम में ही जूझता रहता है। इस वजह से वो अपनी लाइफ के अंदर उस उसको मैनेज करने में उसको पता भी रहता है, मगर उसको काम कैसे करना है उसको पता नहीं रहता। हम समझते हैं जानबूझ के कर रहा है, कि कोशिश नहीं करना चाह रहा, मगर वहां ये पे उसकी हैबिट बन जाती है। हैबिट भी, एक प्रोग्रामिंग हो जाती है माइंड की ऐसी, जिसको खुद जानते हुए भी नहीं ठीक कर पा रहा। वहां पे प्रोफेशनल एक्सपर्टीज बहुत हेल्प करती है। Okay. और जैसे हमने जनरल एंजाइटी बताया, ओसीडी बताया, फोबियास बताए, फोबियास के बाद में मैंने आपको बताया ओसीडी बताया। और इसी तरह से हाइपोकॉन्ड्रिया है, डिस्मॉर्फिक होता है, व्यक्ति को लगता है उसके शरीर के अंदर उसका कुछ पार्ट्स ठीक नहीं है, फिर उसको लेकर वो कंसर्न रहता है, ओवर सोचता रहता है, और कई बार सर्जरीज भी करा लेते हैं। तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि हमारे समाज में बहुत ज्यादा फैली हुई है। मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, ये बहुत ही इन डेप्थ टॉपिक्स हैं जिसको अगर हम समझे तो बहुत समय लग जाता है, मगर इन विचारों से, इन भाव से व्यक्ति का जीवन जो होता है वो इतना प्रभावित होता है, सोच भी नहीं सकते। हेल्थ को लेकर भी हो सकता है, क्लिनिकल हेल्थ की कोई प्रॉब्लम हो रखी है, उसको ऊपर वो हेल्पलेस फील कर रहा है, उसको लेकर भी एंग्जाइटी हो सकती है। ओके ओके संदीप जी, अभी आपने हमें क्लिनिकल एंजाइटी के बारे में एक डिटेल टाइप्स में बताया कि ये तरीके के एंजाइटी हो सकते हैं, बट अगेन मैं वही बोलना चाहूंगी कि इंडियन फैमिलीज में एंजाइटी को आई डोंट थिंक पीपल एक्सेप्ट इट वेरी इजीली, कि वो एंजाइटी उन्हें हो रहा है और उनकी ट्रीटमेंट कराना उनको जरूरी है। उनको लगता है कि ये उनके मीन्स ये ऐसे ही है, ये मतलब अगर कोई ऐसे बिहेव कर रहा है, जैसे आपने कहा कि गृहिणी कोई अगर गेस्ट आ रहा है तो दे आर बिकमिंग नॉट, दे आर नॉट एक्साइटेड, दे आर एंशियस। जरूरत से ज्यादा, एक लिमिट से ज्यादा जाके किसी चीज के लिए प्रिपरेशन करना, और फिर अगर थोड़ा सा भी ऊंच नीच हो जाए तो उस चीज के लिए वरी होना। तो मुझे लगता है कि ये चीज एक्सेप्ट नहीं करते इंडियन फैमिलीज में ज्यादा, कि हमें एंजाइटी डिसऑर्डर हो रहा है एंड वी नीड एनी काइंड ऑफ क्लिनिकल सपोर्ट इन दैट। तो अगर अभी इस वक्त लाइव हमें कई लोग सुन रहे हैं, तो अगर आपको ये बताना हो कि हम इसको घर पे बैठे, क्योंकि हम एक्सेप्ट नहीं करते क्लिनिकली, तो ऑब्वियसली हम क्लिनिकली जाके हेल्प भी नहीं मांगेंगे कि ओके डॉक्टर आई एम फेसिंग दिस एंजाइटी इशू प्लीज हेल्प मी, या फिर शायद लोग पैसे भी नहीं पे करना चाहते, बीमारी मानते ही नहीं है इस चीज को। तो घर पे बैठे लोगों को शायद इस वक्त ये सेशन सुनते हुए भी कई लोगों को ये एहसास हो रहा होगा कि हाँ आई एम गोइंग थ्रू दिस एंजाइटी डिसऑर्डर, या जो भी आपने टाइप्स बताए हैं उनमें से कहीं ना कहीं वो फॉल कर रहे होंगे किसी ना किसी टाइप में। तो कैसे मैनेज कर सकते हैं ये हम घर पे बैठे हुए? कोई सिंपल तरीका होगा, मेडिटेशन एंड ऑल? इसके बाद हम क्वेश्चंस लेंगे, क्योंकि हमने नंबर भी दिया था तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस भी आया, मैं आपसे पूछूंगी, बट अभी फिलहाल के लिए आप हमें ये बताएं कि इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो आपके क्वेश्चन एक नहीं, आपके क्वेश्चन दो हैं। एक तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, तो उनको कैसे समझना चाहिए कि भैया एक्सेप्ट करे। सेकंड थिंग, एग्जैक्टली। उसका एटियोलॉजी, उसके ट्रीटमेंट के पार्ट के ऊपर हम कैसे उसके ऊपर ध्यान दे सकते हैं खुद अपने आप से, अपने घर पे रहते हुए। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि विचारों का, जो मनुष्य का जो भी जीवन है वो विचारों की तरह है। एक छोटा एग्जाम्पल देता हूं, आप लोगों को समझ में आएगा। एक जानवर है, खरगोश है, और एक लोमड़ी है, ठीक है। अब लोमड़ी को भी भूख लगी है और खरगोश को भी भूख लगती है, तो अपने बिल से बाहर निकलना पड़ता है। अचानक से लोमड़ी को भूख लगी है, लोमड़ी को खरगोश दिखा। एम आई राइट? खरगोश के पीछे भाग रही है लोमड़ी पूरी तेजी के साथ में। खरगोश को भी क्या हुआ, फियर हुआ, और उसकी बॉडी के अंदर एकदम से चेंजेस होने शुरू हो गए। हार्ट रेट तेज हो गई, और एकदम से ब्रीथिंग तेज हो गई, ग्लूकोज लेवल ज्यादा ब्लड में जाने लग गया, मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ आ गई, और वो भी पूरी फोर्स के साथ भाग रहा है। लोमड़ी भी पूरी फोर्स के साथ भाग रही। कुछ देर के बाद में क्या हुआ कि खरगोश को एक होल मिल गया, एक बिल मिल गया, और वो उसके अंदर छुप गया। लोमड़ी ने 2-4 मिनट वेट किया और वो चली गई। खरगोश ने बाहर निकल के थोड़ा देखा कि बैग खतरा टल गया, वो बाहर आता है और अपनी बॉडी को झड़काता है, और वो नॉर्मल जीने लग जाता है। क्या उसके बाद में उसको कभी फियर के, एंग्जाइटी के स्पेल्स आएंगे, कभी डर लगेगा, कभी यही सोचता रहेगा कि लोमड़ी ना आ जाए, वो ना हो जाए? कब आपको लगता है कि खरगोश को ऐसा फील होता होगा दोबारा? कभी नहीं। नहीं। हाँ।
खरगोश की जैसे मैंने कहा था, जो फ्रंटल पार्ट होता है वो एनिमल्स के अंदर नहीं रहता, कॉग्निशन का जो भी एक्सपीरियंस को कोरिलेट करके थिंकिंग के अंदर बनाता है, मनुष्य के अंदर ये रहता है। आदमी के अंदर एक बार फाइनेंशियल लॉस हो गया, रिलेशनशिप में ब्रेकडाउन हो गया, क्राइसिस आ गए, काम अफेक्ट हो गया, कोविड से प्रभावित हो गया, कोई भी हो गया, अब वहां पे क्या बन गया कि उसका फियर का एक नेगेटिव एक्सपीरियंस बन चुका है, और वो एक्सपीरियंस उसके माइंड के अंदर सबकॉन्शियसली बार बार उसको बबल अप करता है। वहां पे जो एंजाइटीज के लिए जो थॉट्स आ रहे हैं, वो बिल्कुल वो इमेजिनरी भी सोचता है तो उसकी बॉडी पे वैसे ही इफेक्ट पड़ता है। और जितने भी डिसीज या डिसऑर्डर हैं, जैसे कि उस खरगोश की तरह अगर आदमी हम हमारे को कुछ होता है, हम उनको कैरी करते चले रहते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट क्या रहता है कि आपको न्यू रिसोर्स टूल सिखाता है, जिसकी वजह से आप अपने अंदर जो अनवांटेड बिहेवियर है या फिर जो स्किल्स है उनको कैसे बेहतर डेवलप कर सके, ताकि आप प्रोडक्टिव वैसे अपनी लाइफ को जी सके। दूसरा, जो इमोशंस हैं, वी आर इमोशनल बींग्स, एम आई राइट? तो हमारे जो इमोशनल इम्बैलेंस हो जाते हैं डे टू डे रूटीन लाइफ के अंदर, उन इमोशंस को कैसे आप इजिली डील कर सके, कैसे लेट को कर सके, कैसे फ्री कर सके इन अ प्रोडक्टिव वे, कैसे उसको ट्रांसफॉर्म कर सके ताकि वो आपको सपोर्ट कर सके। तो साइकोलॉजिस्ट से डरने की कोई जरूरत नहीं है, साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट, वो आपको आपकी लाइफ के लिए आसान करेंगे। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको बहुत लंबे समय तक जाना पड़ता है, विद इन अ फ्यू क्लासेस आप सीख सकते हैं। कुछ लोग बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, कुछ लोग कम होते हैं। तो स्ट्रांग होते हैं, मैं तो कर पाता हूँ, तुम कोशिश ही नहीं करते, तुम कर नहीं पा रहे। वहां पर कुछ व्यक्ति का पर्सनैलिटी का पार्ट हो जाता है, सेंसिटिविटी का पार्ट हो जाता है, कुछ व्यक्ति की बचपन से अब ब्रिंगिंग सोशो इकोनॉमिकल एजुकेशनल कुछ ऐसे फैक्टर्स हो जाते हैं कि उसका अंदर वो चीज डेवलप नहीं हो पाई कि वो डील कैसे कर सके। हम एक छोटी सी अर्निंग के लिए 15-20 साल पढ़ते हैं, वही लाइफ को कैसे जीना है उसके लिए अगर हम कुछ समय दे दें लाइफ की स्किल्स को समझने के लिए, तो हम अपने अनप्रोडक्टिव बिहेवियर और इमोशंस को कैसे मैनेज किया जाता है उसके ऊपर हम सीख सकते हैं। तो मैं सभी से ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इट इज नॉट अ टैबू, मेंटल टैबू नहीं है कि आप मेंटली कमजोर हैं, आप किसी को विजिट करते हैं। और हमारा और आपका जुड़ने का उद्देश्य भी यही है कि हम इस टैबू को तोड़े, ताकि हम कुछ क्लासेस के अंदर किसी प्रोफेशनल की हेल्प से लेके उसको ठीक कर सके। और एक बार ठीक कर दिया, बाद में आप उस चीज को अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को भी सिखा सकते हैं कि बहुत ही सिंपल है। ये ऐसे सिंपल है जैसे किसी को चाय बनानी नहीं आती, वो चाय बनाने के लिए किसी के पास जाकर सीख सकता है, इतना ही सिंपल है। इमोशनल मैनेज नहीं आती, गुस्सा कंट्रोल करना नहीं आता, डर होता है, उसको एंग्जाइटी होती है, किसी चीज को लेकर रिपीटेटिव थॉट्स आते हैं, उन विचारों से लड़ता रहता है, उसको एक तरीका दे दिया, सिखा दिया, प्रैक्टिकल करवा दिया, अब वो कर लेगा। अगर फिर भी नहीं हो रहा, कई बार जैसे मैंने कहा 6 महीने से ज्यादा न्यूरो बायोकेमिकल लेवल पर भी चेंज आ जाते हैं, कुछ मेडिसिन होती है एंग्जाइटी के लिए, वो सपोर्ट करने के लिए साइकेट्रिस्ट देता है, ताकि आप उन चीजों को आसानी से फिर भी सीख सके। ये तो पार्ट हो गया हमारा कि अवेयरनेस का और कैसे ट्रीटमेंट करना। अब घर पे रहते हुए कैसे आप कर सकते हैं, जो मेन आप सभी लोग मेरे से जुड़ के समझना चाहेंगे। पहली चीज, अपनी जो भी इमोशनल फीलिंग्स हैं उसको आप शेयर करना सीखें। कुछ लोग अपने अंदर ही अंदर रखते हैं, और कुछ लोग जो बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं उसमें भी अपनी प्रॉब्लम को बार बार रिपीट करते हैं, तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो माइंड का जो एक फंक्शन है वो क्या है कि एक सही समय पे एक सहजता के साथ में अपने इमोशंस को फ्रीली एक्सप्रेस करना सीखें, अपनी बात को रखना सीखें। आप जितना अपनी बात को रखते हैं, पहले तो हमारी फैमिली में ही सारे काउंसलर होते थे, यस और नो, दादाजी से बात कर ली, आंटी से बात कर ली, अंकल से कर ली, अभी हम न्यूक्लियर फैमिली हो चुके हैं, फ्रेंड से कर लिया। आजकल तो ऐसा है कि हम फ्रेंड से भी डिस्कनेक्टेड हो चुके हैं। तो अपनी फीलिंग्स को शेयर करना सीखें, उसको बताएं, उसको निकाल देंगे, किसी के सामने बता देंगे तो आधा तो आपका मन वैसे ही हल्का हो जाएगा। इवन वो जब दूसरा व्यक्ति आपको अश्योरेंस देता है, थोड़ा सपोर्ट करता है उस कठिन परिस्थिति में जहां पे आप जूझ रहे हैं, वो भी आपको हेल्प करेगा। इसके साथ में कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं, जैसे सीबीटी की टेक्निक है, साइकोथेरेपी की टेक्निक्स है, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक है। ये बहुत सी टेक्निक्स यूट्यूब के ऊपर जो चैनल है हीलिंग माइंड सर्वात्मा, वहां पे हमने प्रैक्टिकल डाली हुई है, आप उनको सीख सकते हैं, उसको देख के प्रैक्टिकल कर सकते हैं। आप अपनी एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर काम कर सकते हैं। लाइफस्टाइल का मतलब क्या है कि आपकी न्यूट्रिशन अच्छी लेंगे तो माइंड पे भी जैसा अन्न वैसा मन, मन भी आपका अच्छे से होने लग जाएगा।
आप अच्छी एक्सरसाइज कर सकते हैं ताकि आपका ब्रेन और बॉडी के अंदर जो इम्बैलेंस आ गया है आप उसको अच्छे से ठीक कर सके। नींद बहुत ही अहम फैक्टर है, उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। अपने थॉट्स को अगर आप ठीक करना चाह रहे हैं तो ध्यान, बहुत सारे ध्यान, देखिए सभी का ध्यान का आउटकम एक ही रहता है कि निर्विचार में कैसे जाना। हम विचारों में उलझे हुए, निर्विचार की झलक कैसे मिले। तो कोई भी आप मेडिटेशन प्रोसेस कर सकते हैं। हमारे देश की तो खूबसूरती ये भी है कि यहाँ पे इतने स्पिरिचुअल टीचर्स हैं जो आपकी लाइफ को इजीनेस में जीने के लिए आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। आई विल नेम सम ऑफ द इम्पोर्टेंट्स जो कि टीचर्स हैं जो बहुत हेल्प कर रहे हैं इसमें में। सबसे पहले मैं सदगुरु ओशो का नाम लेना चाहूंगा कि उनकी टेक्निक्स इतनी पावरफुल, इतनी प्रैक्टिकल और इतनी इजी है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है वहां पर। और कॉन्ट्रैक्ट कंटेम्पररी इस गुरु को औरों से अलग से क्यों माना जाता है? क्योंकि जानता है कि पहले जमाने के जो व्यक्ति होते थे वो बड़े सिंपल होते थे, आराम से रिलैक्स हो जाते थे, मगर अभी कंटेम्पररी जो हमारा माइंड है बहुत चाउटिक स्टेट में रहता है। तो उनकी जो मेडिटेशन है वो कथारसिस के ऊपर ज्यादा फोकस करती है, कथारसिस निकालने के ऊपर। जिब्रिस कर रहे हैं आप, उससे माइंड का कचरा निकल रहा है। आप डायनेमिक कर रहे हैं, आप कुंडलिनी मेडिटेशन कर रहे हैं, आप नाद भ्रम ध्यान कर रहे हैं, और आप कोई भी ध्यान करेंगे, मिस्टिक रोज करेंगे या जो भी आपको अच्छा लगता है, आप उसके द्वारा अपने माइंड से पहले क्लीन करेंगे, पहले फ्री करेंगे, फिर ध्यान में उतरेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ में अपने आप से भी पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना जरूरी रहेगा। यहाँ पर क्या होता है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर में व्यक्ति की जो इनर वॉइस होती है वो नेगेटिव हो जाती है। वो अपने आप को जज करता है, सोचने लग जाता है, फ्यूचर के लिए सोचता रहता है, वरिंग करता है। यहाँ पे अपनी जो इनर टॉक है उसको आपने कुछ देर के लिए एक तो ऑब्जर्व करें, और जहां जहां जो जो चीजों के लिए आप बहुत डरते हैं उस चीज के जस्ट अपोजिट पॉजिटिव में क्या हो सकता है, उस पार्ट के ऊपर अपने आप को सोचने का पैटर्न को डेवलप करें। आप जितना ज्यादा अपने लिए सोचेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। कुछ लोग कहते हैं सर मैं कोशिश तो करता हूँ, जैसे कि मैं बताता हूँ कि इस समय में आपने कांटों के बारे में नहीं सोचना। एक बगीचा, बहुत सारे कांटे, कांटों के बारे में नहीं सोचना। तो आपका माइंड क्या इमेजिन कर रहा है कि एक बहुत सारा रोज का गार्डन है और उसमें आप क्या सोच देख पा रहे हैं, क्या सोच पा रहे हैं? कांटों के बारे में, कांटों के बारे में नहीं, मैं आप प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं। कांटों के बारे में आपका माइंड में पिक्चर कर रहा है, बस कांटे ही कांटे हैं बगीचे के अंदर, और आप उसके बारे में नहीं सोचना। तो आपका माइंड क्या कर रहा है? तो उसी के बारे में ही सोचेगा, जिससे हम रिपेल करते हैं वो उसी में ही जाता है। इसकी बजाय आप उस चीज के बारे में सोचो कि कांटे जरूर है मगर गुलाब भी खिलेगा, आप सिर्फ गुलाबों को देखने की कोशिश करो। तो दैट इज एफर्मेशन के बारे में आप बोल रहे हैं कि अपना थॉट प्रोसेस ही हम पूरा चेंज कर रहे हैं कि अगर कुछ हमें नेगेटिव दिख रहा है तो उससे हटके हम उसका जस्ट ऑपोजिट सोच के उसको पॉजिटिव बना लें। बिल्कुल। अपना बेस्ट पार्ट जो आप सॉल्यूशन का पार्ट, आप उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा समय सोचेंगे, क्योंकि 99% वरीज हम सभी जानते हैं, बचपन से लेकर अभी तक जो भी हम सोचते हैं वैसा कभी नहीं होता, और उससे जो एनर्जी अफेक्ट होती है, जो माइंड अफेक्ट होता है, जो कई बार फ्रीक्वेंसी भी इतनी बढ़ जाती है कि प्रॉब्लम तक ले जाती है। आप कोशिश करें अपने इनर सेल्फ टॉक को पॉजिटिव करें, जैसे मैडम ने कहा पॉजिटिव अफर्मेशंस दें अपने आप को, डेट के अंदर हजारों बार दें, लाखों बार दें। अपने आप को पॉजिटिवली फील करने के लिए पॉजिटिवली अपने आप से बात करें, और दूसरों से ही बात करते तो पॉजिटिव सेंस में बात करें। अगर वहां पर ज्यादा प्रॉब्लम के बारे में बात करते तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। एक्सेप्ट द पर्सन हु इज एलिजिबल, जो आपको समझ सके, जो उसका सही समाधान दे सके। तो जितना पॉजिटिव सेल्फ टॉक रहेगा उतना ही बेस्ट रहेगा। ये प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एंजाइटी डिसऑर्डर, इट इज ए क्लिनिकल डिसऑर्डर, 6 महीने से ज्यादा इतनी हो जाती है। वहां पर आप लोगों को खुद के ये प्रयोग करते हुए अगर थोड़ी सी रिलीफ मिलती है, इट्स ओके, फिर भी आपको कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट से मिलना बहुत आवश्यक है। क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि वो व्यक्ति खुद से कर पाए, कोई खुद से कर पाता तो कर लेता, ये चीजें से करके उसको थोड़ा रिलीफ मिलेगा, साथ में प्रोफेशनल हेल्प आपको इजी गो लकी वे में सिंपल सॉल्यूशन दे देगी, वो तरीके सिखा देंगे। तो आप ये बोलना चाह रहे हैं कि मेरा वही एक ही जगह पे मेरी सुई अटकी हुई है कि वी डू नॉट एक्सेप्ट कि हमें एंजाइटी है, बट कहीं ना कहीं हमें ये आइडेंटिफाई करके, ठीक है हमें 10 दिन के लिए क्लिनिकली हमें सपोर्ट लेना पड़ रहा है, बट वी शुड टेक इट एंड ट्राई टू ब्रिंग सम मोर चेंजेस, सम पॉजिटिव चेंजेस टू आवर लाइफ, है ना?
तो क्लिनिकल सपोर्ट लेना, मतलब जिस तरीके से हमें अगर पैर में दर्द है, फ्रैक्चर हो गया है, तो जिस तरीके से हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से अगर हमारे अंदर एंजाइटी है, डिप्रेशन है, या फिर किसी चीज को लेके हम बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट लेवल इतना हाई हो जाता है कि वो फिर नेगेटिव थॉट प्रोसेस बन जाता है, एंड दैट बिकम्स द वे ऑफ लाइफ। तो जैसे हम एक नॉर्मल ऑर्थोपेडिक को दिखाते हैं, एक नॉर्मल गायनिक को दिखाते हैं, वैसे ही वी शुड see a clinical psychologist or psychiatrist to solve these kind of mental anxiety. So ये शो करने का मेन हमारा जो मोटिव है वो यही है कि हम सबको ये समझना होगा कि जिस तरीके से हमें फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, सिमिलरली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी उतने ही इम्पोर्टेंट है, उनको भी एड्रेस करना। सो नाउ संदीप जी, कुछ एक छोटी सी चीज है, उससे पहले आपका एक पॉइंट मैं क्लियर करना चाहूंगा। इसके इलाज में समय हर व्यक्ति का अलग लगता है। कुछ व्यक्तियों को जल्दी रिलीफ मिल जाता है, कईयों की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है तो उसको 2 से 3 महीने या 6 महीने का भी ट्रीटमेंट रहता है। तो आपने इस प्रॉब्लम के लिए अपने मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट, वो आपको चेक करता है, डायग्नोस करता है, असेसमेंट करता है, और आपकी क्या कैटेगरी है, कितने लेवल की सीवियरिटी है, उसके अनुसार वो अपना डायग्नोस्टिक टूल के अनुसार आपकी प्रॉपर हेल्प करेगा। आप खुद से करते रहेंगे योग, ध्यान, प्राणायाम, पॉजिटिव साइकोलॉजी और अच्छी बुक पढ़ना, गाने सुनना, क्रिएटिव एक्टिविटीज करना, वो करते रहे, मगर इस प्रॉब्लम को सही रूप से परमानेंटली आपको ट्रीट करने के लिए एक प्रोफेशनल हेल्प लेंगे तो आपकी परमानेंट ठीक हो जाएगी, फिर वो रिलैप्स नहीं होएगी। हाँ, एग्जैक्टली, दिस इज वेरी वेल सेड कि अगर हमें कोई इशू लग रहा है कि नहीं मुझे एंजाइटी हो रही है और ये सिम्टम्स हो रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग इट कि नहीं मैं गाना सुनने से अभी ठीक हो जाएगा, नहीं अभी ना मैं एक काम करती हूँ, कुकिंग कर लेती हूँ, मेरा माइंड फ्रेश हो जाएगा, एंड देन प्रोबेबली आई कैन रिज्यूम व्हाटएवर आई वाज डूइंग, बट दिस इज नॉट गुड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, है ना। वो रिलैप्स होने के चांसेस होते हैं, फिर वो टाइम टू टाइम, जिसे हम पैनिक अटैक्स बोलते हैं शायद, है ना, कि वो टाइम टू टाइम फिर वो वापस आ जाते हैं हमारे अंदर और हम उस तरीके से फिर रिएक्ट करते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस तरीके से हम फिजियोलॉजिकल इश्यूज को हम एड्रेस करते हैं अपने बॉडी के, सिमिलरली हमें अपने साइकोलॉजिकल इश्यूज को भी आइडेंटिफाई करके एड्रेस करना चाहिए। नाउ संदीप जी, कुछ क्वेश्चन है मेरे पास जो आया हुए हैं। सो वन ऑफ द पर्सन हैज आस्क्ड, ये मैसेज में आया था मेरे पास, कि मेडिटेशन एंजाइटी में कहाँ तक हेल्प होता है, और कुछ लोग कहते हैं कि मेडिटेशन करना इज इट डज हेल्प, मेडिटेशन डज हेल्प अगेन इंडियन पद्धति के अनुसार, बट डॉक्टर्स का ये कहना है कि मेडिटेशन नहीं करना चाहिए क्योंकि एंजाइटी इतनी हाई लेवल की होती है लोगों में, स्पेशली ये कोविड के दौरान, लॉकडाउन के दौरान, कि माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं करता है मेडिटेशन के लिए, योगा के लिए। तो व्हाट डू यू से सजेस्ट एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कि मेडिटेशन करना चाहिए एंजाइटी में, नहीं करना चाहिए? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि हमारी सीधी सी बात है, बेचैनी हो रही है तो हम कुछ लोग तो सिंपल यही कहते हैं, तुम ध्यान करो, योगा करो, ठीक हो जाओगे, ध्यान करो, योगा करो, ठीक हो जाओगे। लगभग इंडिया के अंदर सिर्फ यही एक प्रैक्टिकल आंसर सभी लोग देते हैं, तुम खुद से ध्यान करोगे, योगा करोगे, ठीक हो जाओगे। देखिए, एक चीज समझने की आवश्यकता है, यहाँ पर व्यक्ति की जो समस्या है वो इतनी डीप रूटेड हो रखी है, इतनी प्रोग्रामिंग हो रखी है कि वो व्यक्ति अपने उस पार्ट से खुद ही लड़ते हुए खुद ही कमजोर हो रहा है। पता उसको भी है कि ये थॉट नहीं आने चाहिए, मगर उसका कंट्रोल नहीं है। तो जहां पर जब थॉट्स, जैसे मैंने कहा ना, ओवर थिंकिंग हो जाती है, जो ब्रेन वेव्स है, बीटा अल्फा से बीटा, बीटा से थीटा तक जाने लग जाती है, एकदम से ध्यान में आपसे बैठ के ध्यान नहीं होएगा। और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। वहां पर आप फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को जरूर बढ़ा सकते हैं, वॉकिंग एक्सरसाइज, कुछ प्राणायाम है, योगा के एक्सरसाइजेस हैं, वो हेल्पफुल होती हैं। ध्यान नहीं हो पाता, ध्यान के लिए अगर आप बैठोगे, कंसंट्रेट करेंगे तो और ज्यादा वो विचार आते हैं जो नॉर्मल भी नहीं आते होंगे। तो उस स्थिति के अंदर पहली चीज क्या है कि आप अपने मन के अंदर की कुछ, जैसे मैंने आपसे एक नाम लिया कि ओशो की मेडिटेशन है, कथारसिस, आप उन मेडिटेशंस को प्रैक्टिस करें। जो काफी सारे साइकोलॉजिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, साइकियाट्रिस्ट, दे डज नॉट नो कि मेडिटेशन इज अ ब्रॉड फील्ड। देयर आर सम एक्टिव मेडिटेशन, देयर आर सम पैसिव मेडिटेशंस।
उन्होंने सिर्फ पैसिव मेडिटेशन विपස්සना का पता है, सांसों के ऊपर ध्यान देने का पता है, थॉट्स को ऑब्जर्व करने का पता है, जो कि सिंपल है। ये इसके अलावा कुछ ऐसी साइंटिफिकली इतनी प्रूवन, इतनी मेडिकली प्रूवन, इतनी टेक्निक्स है मेडिटेशन की, अगर आप उनको प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपनी उस एंग्जाइटी को, जैसे दिमाग के अंदर जो भी इकट्ठा कर रखा है हमने, उस एनर्जी को, सिंपल्स को, बॉडी की रेस्टलेसनेस को हम फ्री करेंगे। फिर उस तूफान से, उस कचरा को जो दिमाग के अंदर हम इकट्ठा करा हुआ बचपन से अभी तक, उस ट्रोमास का, पेन का, उसको फ्री करके फिर आप ध्यान में बैठेंगे तो आपका मन जब स्थिर हो पाएगा और निर्विचार में आ पाएगा, एकाग्र हो पाएगा, फोकस हो पाएगा। तो बहुत जरूरी है कि आप एक्टिव मेडिटेशन की तरफ ध्यान दें। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप, कई लोग विपස්සना में चले जाते हैं, दे आर सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी डिसऑर्डर्स, वो पहले इतनी प्रॉब्लम में और वहां पे बैठ पा रहे हैं। ओनली 1% ऑफ द पीपल आउट ऑफ देम, 100 में से एक कर पाता है। इट इज ए प्रैक्टिकल 99% उसमें में अपनी प्रॉब्लम से और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आपको शुरुआत में एक्टिव मेडिटेशन का सहारा लेना है, कथारसिस का सहारा लेना, जो कि प्रैक्टिकली आपकी बॉडी के अंदर से एनर्जी लेवल को, माइंड, थॉट्स को क्लीन कर सके, और वो आपको बहुत हेल्प करेगी। तो मेडिटेशन इज अ वेरी गुड साइंस, बट कौन सा मेडिटेशन किसको करना है, यू शुड आस्क फ्रॉम अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल एक्सपर्ट, जिसको इसके बारे में पता हो। ओके, सो संदीप जी, ये सारे मटेरियल्स हमारे पास ऑनलाइन अवेलेबल हैं, यूट्यूब में अवेलेबल हैं। Yes. जैसे एक क्वेरी आई है कि जैसे ये पूरा सेशन ही हमने एंजाइटी डिसऑर्डर पे रखा, कैसे उसको आइडेंटिफाई करना है। अगर अभी किसी ऑडियंस को ये समझ में आ रहा है कि हाँ उसे एंजाइटी है और उसको कैसे मैनेज करना है, आपने बताया कि इस तरीके से हमने आइडेंटिफाई किया है, ठीक है, कि हाँ ये टाइप्स हैं, मैं इसमें फॉल करती हूँ। अब आपने ये बताया कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, जैसे मेडिटेशन का है, तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि मुझे कौन सा मेडिटेशन करना है। तो इसके मटेरियल्स ऑनलाइन अवेलेबल रहते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल रहते हैं। तो अगर किसी को समझना है, जानना है, तो ये कैसे करेंगे, मींस वेयर टू रीच आउट देन? राइट, बहुत बढ़िया। देखिए, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जैसे अभी काफी सारे अच्छे टीचर्स हैं, वन ऑफ फ्यू, जैसे एक तो ओशो का मैंने नाम लिया है, जो मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, और मैं जितने भी क्लाइंट्स को उनके बारे में बताता हूँ जो प्रैक्टिस करते हैं कुछ मेडिटेशन, बहुत रिजल्ट फास्ट है। सतगुरु का भी बहुत अच्छा है, श्री श्री रविशंकर जी का भी प्रयोग बहुत ही अच्छे हैं। जैसे ईशा योगा के आप देखते हैं सतगुरु के, वो भी आप करेंगे इनर इंजीनियरिंग का कोर्स में, वो भी हेल्पफुल रहता है। और वैसे ही श्री श्री रविशंकर जी का भी है। पतंजलि का भी जो योग है का साधना सूत्र है, उसके अंदर भी आप करेंगे, वो भी बहुत हेल्पफुल करेगा। तो ये सारी चीजें हमारे आसपास कोर्सेस होते रहते हैं, ओशो के भी होते रहते हैं, बहुत से सेंटर्स हैं। नेट के ऊपर आप जब ये मेडिटेशन डालेंगे कि हाउ टू डू जिब्रिश मेडिटेशन, हाउ टू डू कुंडलिनी मेडिटेशन, हाउ टू डू डायनेमिक मेडिटेशन, हाउ टू डू नाथ ब्रह्मा मेडिटेशन, हाउ टू डू, जो भी मेडिटेशन आपको अच्छा लगता है, काफी सारे हैं, उसमें से बस आपने डालना, उसके अंदर आपके सारे नाम निकल के आ जाएंगे। और आप, अगर आप प्रोफेशनल हेल्प से लेंगे और साथ में अपने पहले माइंड के ऊपर भी थोड़ा काम करेंगे और मेडिटेशन भी आप करेंगे, तो आपके रिजल्ट ज्यादा अच्छे रहेंगे। ओके, सो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ये पूछ रहे हैं कि इनकी वाइफ का जो है एक बहुत ही वरी नेचर है, ठीक है, मीन्स हर छोटी चीज को लेके चिंता करना, हर छोटी चीज को लेके मीन्स वरी हो जाना, कि जैसे हमने पहले भी अभी बात करी थी, खैर ये क्वेश्चन भी आ गया कि कोई घर नहीं आया है तो 10 बार फोन करना, या फिर एक अलग ही टेंशन मोड पे चले जाना, जिससे बाहर आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये इसका क्या सोल्यूशन है? ऐसे महिलाएं मतलब क्या कर सकती हैं घर में बैठे बैठे, या फिर मेडिटेशन इज, आई थिंक मेडिटेशन एक टास्क हो गया है इस कोरोना टाइम में। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड इजी वर्ड टू से कि लॉकडाउन है, मेडिटेशन करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर आपको लगता है इतना इजी है कि मेडिटेशन वर्ड जितना इजी लग रहा है बोलना, उसको एकदम से पिक करके शुरू हो जाना, मेडिटेशन करना और ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देना? ये एक वरी नेचर जो स्पेशली विमेन में होती है, उसको कैसे फीमेल्स कैसे बाहर आए उससे? ओके, देखिए, मेल्स के अंदर भी होता है, फीमेल्स के अंदर भी होता है। जैसे आपने पूछा, फीमेल के अंदर है, बच्चों के अंदर भी होता है, एग्जामिनेशन के टाइम में हो सकता है, जॉब के लिए हो सकता है,
फीमेल्स के सर अंदर सॉरी टू इंटरप्ट इन बिटवीन, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पहले बट हम आप इसको लेते प्लीज हैं, इसको पहले हम आप एक बार इसको लेते हाँ हैं, हाँ, पहले हम इसको ठीक है लेते सर। हैं। तो जिस व्यक्ति की ये चिंता है कि वो अपनी वाइफ के लिए कंसर्न है, और वाइफ भी कंसर्न कर रही है, मगर वो कंसर्न का लेवल इतना हो गया कि वो ओवर वरिंग हो गई है, हम्म। इरेशनल फियर्स उसको फील होने शुरू हो गए हैं, काम को लेकर, बच्चे को लेकर, घर के रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर। अब उनसे थोड़ा सा डीपर लेवल पे मेरे से वो ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं, जहाँ पे हम उनसे पूछ सकते हैं कि क्या ये अभी से शुरू हो रहा है या फिर ये शुरुआत से ही है उनकी हैबिट। तो उसको पूरा गहराई से समझना पड़ेगा हमने, जैसे मैंने आपसे डायग्नोस में कहा था, अगर वो शुरुआत से काफी लंबे समय से इस प्रॉब्लम से जूझ रही हैं, जैसे घर की एक्टिविटीज में, बच्चों के लिए भी, फैमिली में भी अगर किसी ने कोई बात बोल दी उसकी भी बेचैनी बन गई, या बच्चों के लिए भी है, खुद के काम को लेकर भी है, हस्बैंड के लिए भी है, वहां पर उसको थोड़ा डीपर लेवल पे समझ के और उसका एक प्रॉपर असेसमेंट करके हम उसमें कुछ हेल्प कर सकते हैं। जबकि वो खुद से क्या कर सकते हैं, वाइफ के साथ में समय बिताएं, उसको अश्योरेंस लें, लेट हर एक्सप्रेस योर फीलिंग, उसको लेट हर एक्सप्रेस हर फीलिंग्स, उसको सुने, उसको समझाए नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति को चाहिए कि कोई उसको सुने। एम आई राइट? तो जब वो प्रॉब्लम्स को बता रही है, तो मेल कई बार ऐसा भी हो सकता है, इट कैन बी बोथ ऑफ द पार्टनर, कि वो उसको समझाने के ऊपर ज्यादा प्रयास कर लेता है, और जबकि हो क्या रहता है, वो अपने दिन डे टू डे रूटीन लाइफ की जो भी परेशानी है, चिंताएं हैं, कंसर्न्स हैं, उसको निकालने की कोशिश कर रही है। और जब वो कंफर्टेबल होती है, जब वो रिलैक्स होती है, जब वो हैप्पी मोमेंट में होती है, ऐसा तो है नहीं कि हर समय एंग्जाइटी में है, उस समय उसको रैशनलाइज किया जाए, उसको समझाया जाए कि आपके इस तरह के थिंकिंग पैटर्न से, इस तरह के बिहेवियर की वजह से आपको भी इफेक्ट हो रहा है, या फिर आप मेरे को बार बार कॉल कर रहे हैं, मेरा भी काम अफेक्ट होता है, अगर मैं बिजी हूँ, मेरा फोन स्विच ऑफ भी हो गया है, या क्या पता मजबूरी के अंदर मीटिंग के अंदर मैं फोन नहीं उठा पा रहा, या जो भी है, आप समझाएं उनको कि मैं जैसे ही फ्री होता हूँ मैं रिप्लाई कर दूंगा, बट यू शुड, द पर्सन जो मेल है उसको अश्योरेंस दे कि वो उस मोमेंट के अंदर वो अपने उस इमोशन फैक्टर को, उस थिंकिंग फैक्टर को, उसके ऊपर वो काम करना शुरू करे। आप पाएंगे कि आप धीरे धीरे अपनी वाइफ को जब इस प्रेम से समझा रहे हैं और उसके ऊपर काम कर रहे हैं, धीरे धीरे उनकी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, उनके बिहेवियर के ऊपर आ जाएगा, और वो उससे निकल जाएंगी। अगर फिर भी नहीं निकलते, वी आर देयर टू हेल्प यू, हमारी जो एक ऑनलाइन हेल्पलाइन नंबर है, आप उस पर डीपर लेवल पे बात कर सकते हैं, हम आपको समझाने तो बेस्ट से बेस्ट आपके लिए गाइड करेंगे। ओके सर, यस थैंक यू सो मच। ये हेल्पलाइन नंबर जो पोस्टर है प्रज्ञता फाउंडेशन के पेज पे, उसके नीचे है। सो इफ एनी वन ऑफ यू इज हैविंग एनी क्वेरी ऑन एनी ऑफ in any of the mental related issues, so you can drop a message or call on that number. Sir, ye last question hai and we are running out of time, so probably this will be the last question. So this is regarding teenage psychology. अभी स्पेशली फ्रॉम लास्ट ईयर ये 10th और 12th के एग्जाम्स पोस्टपोन हो रहे हैं, एंड एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं, स्कूल खुल रहे हैं फिर बंद हो जा रहे हैं। नॉट ओनली टीनेज साइकोलॉजी, इवन जो 5-6 साल के बच्चे हैं अब वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। जो उम्र बाहर जाके खेलने की होती है, एक दूसरे से फेस टू फेस बात करने की होती है, अब वो बच्चे लैपटॉप के सामने बैठ के, मीन्स हम तो जब काम करना शुरू किया ना तब शायद लैपटॉप का कैमरा ऑन करके फेस टू फेस इंटरेक्शन करना शुरू किया था। अब वो 5 साल की उम्र से अब उनका वो मेंटल लेवल डेवलप होने लगा है। तो आप मीन्स काफी एंशियस रहते हैं इतने छोटी उम्र से बच्चे की कैसे हैंडल करना है, कैसे मीन्स एक बेचैनी सी रहती है उनमें कि दे आर ऑल्सो नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट फ्रॉम सच अ यंग एज। और teenagers are also not such a grown up or matured person कि उनको भी ये चीज एक फाइन लाइन डिफरेंस समझ में आएगा। तो ये एंशियसनेस को कैसे आइडेंटिफाई करके हम उसको कैसे शांत कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ वेरी टेंडर एज। ओके, एंजाइटी डिसऑर्डर इज ए क्लस्टर ऑफ डिसीज, यहाँ पे बहुत सारी बीमारियां और भी हो सकती हैं इसके अंदर। जैसे बच्चों के अंदर आपने कहा कि छोटे बच्चे हैं, अगर वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, ऑनलाइन क्लास है, वैसे तो देखा जाए तो जो बच्चा एक क्लासरूम सेटिंग के अंदर जो सीख पाता है, वो एक डिजिटल, एक ऑनलाइन फेस के ऊपर, जहाँ पे कोई फ्रेंड्स नहीं, कोई टीचर नहीं, एक पिक्चर के द्वारा सीख पा रहा है, वहां पे बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्टी होती है, इट्स ए नेचुरल। फिर भी बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिविटी है, इन अटेंशन है, कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा, अगर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसको एडीएचडी कहा जाता है। तो ऐसे के रूप में फिर दोबारा आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं,
यही चीज अगर थोड़े जैसे एज ग्रो होती है, और अभी तो जैसे पिछले 1-1.5 साल से तो ऐसा हो रखा है कि हम सोशल सर्कल से बिल्कुल विड्रॉल हो चुके हैं, कोई फ्रेंड्स नहीं, कोई लाइफ नहीं। तो यहाँ पर माइंड के ऊपर इम्पैक्ट आना बहुत स्वाभाविक है। जो एक लॉन्ग टर्म अभी रिसर्च स्टडीज होंगी तो देखा जाएगा कि कोविड के इस पैंडेमिक से कितना सीवियरिटी से उनकी कॉग्निशन पे, उनके बिहेवियर के ऊपर रिजल्ट आ रहा है, इम्पैक्ट आ रहा है। तो जैसे बच्चे हैं, बच्चों का भी बहुत से कॉल आती रहते हैं कि वो एग्जामिनेशन नहीं हो पा रहे, जॉब के लिए वरी हैं, उसका रिजल्ट्स, बोर्ड का रिजल्ट्स भी, एग्जाम्स भी नहीं हो पा रहे कई जगह पे। तो उन सारों से बच्चे भी बहुत कंसर्न हैं। वहां पर एंग्शियसनेस होना एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, क्योंकि उनकी लाइफ का सवाल है, करियर का सवाल है, और पेरेंट्स भी वरीड है। सो इंस्टेड ऑफ दिस डूइंग दिस, बीमारी के बारे में सोचें, जस्ट लुक एट द ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस व्हाट यू कैन डू इन दिस क्राइसिस सिचुएशन। आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपेयर कर सकते हैं, आप अपनी करियर काउंसलिंग करवा सकते हैं, आप अपने आप के लिए, अपने खुद के लिए, अपना जो भी आपका गोल है उसके लिए एक टाइम टेबल बना के, अपना एक रूटीन वर्क बनाते हुए अपने जो बेस्ट आउटकम आप चाह रहे हैं लाइफ के अंदर, उसके ऊपर शुरुआत करें। इससे एक व्यक्ति प्रभावित नहीं हो रहा, मैं चिन्मय जी बताना चाहूँ, हर एज ग्रुप हो रहा है। तो जो पेरेंट्स हैं वो भी बर्डन ना लें, ज्यादा सोच ना करें। बच्चे के लिए जो बेस्ट ऑल्टरनेट वेज हैं, सॉल्यूशंस हैं जिसके द्वारा बच्चे को ध्यान दे सकते हैं, आस्क फ्रॉम देयर प्रोफेशनल टीचर्स और फ्रॉम द मेंटल हेल्थ कोच कि वो अपने बच्चे के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उसको कैसे मैनेज कर सकें। एंड फोकस ऑन हेल्दी लाइफस्टाइल, राइट डाइट, राइट एक्सरसाइज, राइट स्लीप, राइट थिंकिंग। पहले 3 करेंगे, चौथा अपने आप आ जाएगा। और जो भी फियर है, एंजाइटी है, उसका जो पार्ट है, जो एक स्वाभाविक है, जैसे मैंने कहा, उसको आप एड्रेस करें, उनसे बात करें, उनको सुने, आप उनके ऊपर उनको अश्योरेंस दें कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि ये अभी अगर एक बार हैबिट बन के, जैसे आपने कहा था, कोई भी चीज हम करते हो हैबिट सी हो जाती है, तो ये उनका नेचर ना बन जाए, ये एक हैबिट से उसको चेंज कर सकें शुरुआत से। तो बहुत जरूरी है हम पेरेंट्स अपने बच्चों को थोड़ा समय दें, थोड़ा उनके भाव को समझें, उनकी लाइफ को समझें कि वो भी एंजाइटी से परेशान हो सकते हैं। और आज के समय में छोटे बच्चे भी हो रहे हैं, बिल्कुल आपने सच कहा। और टीनेज बच्चों का तो कहना ही नहीं है, वो तो बहुत ज्यादा है। इंडिया में टीनेज सुसाइड हाईएस्ट है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न एरिया कि हमने अपने नियर और डियर वन को समझना है कि वो अगर किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो उसकी प्रोफेशनल हेल्प ली जाए। And there is no shame in it. नो सेम इन इट, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स सम डिग्री। मैं भी कभी ऐसी सिचुएशन आती है, मेरे अंदर भी हो सकता है एंग्जाइटी का पार्ट, चाहे हम मेडिटेशन कर रहे हैं 15-17 सालों से, बट कई जगह पे आ जाते हैं। तो वी शुड आस्क आवर मेंटर, आवर प्रोफेशनल टीचर, और जो भी, जिसको भी आप रिस्पेक्टफुली जो सोचते हैं हेल्प कर सकते हैं। और इवन है प्रोफेशनल हेल्प विल ऑलवेज हेल्प यू। वी एक दूसरे के साथ में हमने मिलकर समझना है वो प्रोफेशनल क्या क्या जरूरी है। वो नॉन जजमेंटल होकर आपको सुनेगा। जो फियर ऑफ जजमेंट है वो भी एंजाइटी को इंक्रीज करता है, उसको भी छोड़ दे। वो सिर्फ आपकी प्रॉब्लम को नॉन जजमेंटल होके, आपके आउटकम को देखते हुए, आपके अंदर क्या अनवांटेड बिलीव्स हैं, क्या बिहेवियरल पैटर्न्स हैं, क्या थिंकिंग पैटर्न्स हैं, उनको कैसे चेंज किया जा सकता है, उसको एक प्रोडक्टिव वे में आपको हेल्प करने वाला है। थैंक यू डॉक्टर संदीप इस सेशन के लिए। हमने देखा कि आपने हमें एंजाइटी क्यों बढ़ रहा है, स्पेशली ये कोविड टाइम में जब हम सब अपने घरों के अंदर बंद है, सोशल इंटरेक्शन 0 लेवल पे है, सिर्फ ऑनलाइन इंटरेक्शंस हैं, जिस तरीके से अभी हम भी बैठे हुए हैं ऑनलाइन इंटरेक्शन करने के लिए। एंजाइटी क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या है, उसके टाइप्स क्या है, उसको मैनेज कैसे करना है, मेडिटेशन कहाँ तक हेल्प आता है, और ये जो हम आपने कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स दिए उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। एंड थैंक यू एवरीवन for taking out time and joining this session. We will be live again with Dr. Sandeep on next Sunday at 11:30 a.m. It's the same time. So see you again, and probably we can have another session towards the mid of the week. Stay tuned and you'll get all the updates on Pragyata Foundation page. Thank you so much, everyone. Thank you. Thank you. Namaste.